हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बहुत ही ध्यान से आपको ये समझना होगा चैप्टर, एंड अपनी कॉपी एंड पेन साथ लेके बैठिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, छोटी क्लासेस में इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए जरा, फिजिकल चेंज क्या होती है? ऐसी चेंज जिसमें बॉडी की फिजिकल डायमेंशन चेंज हो जाए, है ना, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, जो पहले था वही है, उसकी डायमेंशन चेंज हो गई है। जैसे मेरे पास आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब को थोड़ा सा गर्म किया, मतलब है ना, एनर्जी प्रोवाइड करी, तो क्या होएगा, वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हुई, उसकी डायमेंशन चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन रहा तो पानी का पानी ही ना, है ना। तो इस तरह की चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे पेपर है, ठीक है, मैं पेपर को क्या करता हूँ, कट करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या है, एक तरह की फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर का सिर्फ साइज चेंज हुआ है, रहा तो वो पेपर ही ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं केमिकल चेंज पे। अभी केमिकल चेंज क्या है? ऐसी चेंज जिसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, है ना। न्यू प्रोडक्ट, पहले कुछ और था, बाद में रिएक्ट करने के बाद कुछ और बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रस्टिंग की, है ना, आपको पता है कि जो आयरन है उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, तो फिर वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना। तो इस तरह की जो चेंज है वो क्या है, केमिकल चेंज, जहाँ पे केमिकली जो बॉडी है या एलिमेंट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। देखिए, आपने कुछ इस तरह के केसेस नोटिस किए होंगे कि जैसे जो मिल्क है, अगर उसको रूम टेम्परेचर में हम रख दें समर्स में, तो वो मिल्क से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, है ना, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मिल्क की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, कर्ड की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, है ना। देखने में भी फर्क लग रहा है, टेस्ट में भी फर्क होता है, और इसके टेक्सचर में भी फर्क होता है ना। चलिए, तो ये एक तरह की क्या है, केमिकल चेंज है, यहाँ पे केमिकली बॉडी चेंज हो चुकी है। उसके बाद देखिए जरा, अभी हम आयरन की बात कर रहे थे, आयरन तवा, ठीक है, पैन है, नेल है, उसको हम क्या करें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करवा दें, तो वो क्या बन जाएगा, आयरन से बन जाएगा आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, जो ग्रेप्स हैं जब वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, तब उनसे वाइन बनती है, बहुत सारी ड्रिंक्स बनती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रेप्स एक्चुअल में कुछ और होते हैं, बाद में प्रोडक्ट हमारे पास फर्मेंट होने के बाद कुछ और बनना है ना। उसके बाद देखिए, फूड इज कुक्ड। ठीक है, तो जो हम घर में खाना बनाते हैं वो रॉ फॉर्म में कुछ और होता है, पकने के बाद उसका टेस्ट, टेक्सचर, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है ना। हम जो भी हम खाना खाते हैं, वी टेक इट फ्रॉम अवर माउथ, ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है, वहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू होता है, बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद फूड को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में, है ना। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, बाकी एज ए वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है या इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा, हमने अभी जितने भी केसेस अभी देखे, ठीक है, इन सब में जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था या इनिशियल सब्सटेंस था हमारा, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है ना। तो देखिए जरा, इन ऑल अबव सिचुएशन द नेचर and identity of initial substance change somewhat। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हद तक ये जो इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हुए हैं। ठीक है,
अब है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए, वेन एवर ए केमिकल चेंजेस अकर, जब जब भी केमिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू केमिकल या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो सिंपली जब जब भी केमिकल चेंज हो, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? चलिए, ओके। अब देखिए जरा, हमें कैसे पता चले कि केमिकल चेंज हुई है ना, क्योंकि केमिकल चेंज ही तो बाद में केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, हमें कैसे पता चले? तो उसके लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, है ना, कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, केमिकल चेंज हुई है या केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है बॉडी सॉलिड में थी, बाद में लिक्विड में होगी या गैसियस फॉर्म में चलेगी, हो सकता है, जरूरी नहीं। ऐसा फिजिकल चेंज में भी होता है कि बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए, जैसे आइस से वाटर, वाटर से गैस बन जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो किसको लीड करती है, केमिकल रिएक्शन को। उसके बाद है चेंज इन कलर, कि बॉडी का कलर मतलब रिएक्ट होने के बाद बॉडी का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तब भी हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक पे एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको भी देखिए जरा। हमारे फर्स्ट पेज पे दे रखी है कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, उस मैग्नीशियम को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या सब्सटेंस बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। देख लीजिए एक्टिविटी को, क्या एक्टिविटी थी, हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन था। ठीक है, हमने क्या किया, उस रिबन को टॉ की हेल्प से हीट प्रोवाइड करी, उसको जलाया। जलाने के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा। ठीक है, रिएक्ट करके जला, उसके बाद यहाँ से वो नीचे गिरने लगा। नीचे एक चाइना डिश रखी हुई है, तो यहाँ ये पाउडर की फॉर्म में नीचे टपकने लगा। तो नीचे जो चाइना डिश थी वहां पे ये पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हो गया, है ना। मैग्नीशियम को बर्न किया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट प्रोवाइड करी हमने। ठीक है, तो नीचे क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिए, मैग्नीशियम रिबन कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, ये कन्वर्ट किस में हुआ, पाउडर फॉर्म में हो गया, है ना। अच्छा, कलर चेंज हुआ, कलर भी थोड़ा समवट चेंज हुआ। अच्छा, जब ये जलता है ना, डेजलिंग वाइट, है ना, तो वाइट कलर का एक फ्लेम होता है, उससे जलता है। और हमेशा केयरफुल, ये जो फ्लेम है ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है, तो जब भी ये करें तो अपनी जो आईज हैं उनको बचा के करें, या जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं उनको यूज करके करें। ठीक है, अच्छा, तो कलर चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि गैसियस या गैस बाहर निकले उस केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब या तो दो चीजें आपस में रिएक्ट करी, उसमें से हीट निकलनी शुरू होगी, टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना। जब आप एसिड में वाटर मिलाते हो तो वो गर्म हो जाता है ना, तो इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, अगर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाए तब भी हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आ जाइए केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। केमिकल रिएक्शन क्या है, ये है एक केमिकल चेंज, है ना, जो हम देखते हैं। देखने के लिए कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, है ना, या आइडेंटिफिकेशंस हैं, जैसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल चेंज हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ओके। अब आ जाइए केमिकल इक्वेशन पे। जैसे अभी हमने बात करी थी मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी की। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पे हीट सप्लाई करी थी हमने, तो क्या बना था फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्या ये एक तरह की केमिकल चेंज है? बिल्कुल है। इसी चेंज को हमने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन बोला, है ना। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं हम? सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं, ठीक है। कंबाइन होने के बाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे है हमारे पास, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो राइट साइड पे हमारे पास बना, फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। और इनके बीच में क्या है? एरो, ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू यील्ड, ठीक है, टू यील्ड, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में ये एरो जो है वो डायरेक्शन को भी बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन कहां से किस तरफ जा रही है, ठीक है। कि मतलब ये सब्सटेंस थे, उसके बाद ये बन गए, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो रिएक्टेंट हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट हैं उसको कहाँ पे लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे। बीच में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हमें क्या लिखना होगा? एक एरो बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, प्लस का साइन क्यों डालते हैं? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनके एडिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द मींस ऑफ प्लस साइन, ठीक है। अच्छा, और एरो के ऊपर एक कंडीशन लिखी होती है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में अभी लिखा था कि ऊपर हीट लिख दिया था ना, कुछ इस तरह से। देखिए जरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ एरो के ऊपर मैंने डेल्टा का साइन डाला है। ये डेल्टा का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हमने क्या किया? इसको हीट प्रोवाइड करी, है ना। हीट प्रोवाइड करेंगे, फ्लेम प्रोवाइड करेंगे, तभी तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फिजिकल स्टेट। अब ये जो फिजिकल स्टेट है, ये हम यहाँ पे साइड पे लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। ऑक्सीजन किस फॉर्म में था? गैसियस फॉर्म में था। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो पाउडर की फॉर्म में आया था ना, है तो वो सॉलिड फॉर्म में ही ना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? स्टेप्स हैं हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए उसके बाद, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बिना पेपर फ्रेम हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बुक में एनसीईआरटी में जो मेथड दे रखा है इसको सॉल्व करने का, वो हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है, मतलब तीर तुक्के वाला मेथड, ठीक है। ज्यादातर केसेस अगर सॉल्व करने की कोशिश करें जो सिंपल वाले होंगे, वो तो इस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट, या हमें ऐसा लगे कि डिफिकल्ट लग रही है, तब वहाँ पे सॉल्व होने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हम कैलकुलेशंस या बैलेंस करते रहते टाइम ज़्यादा लग जाता है, तब भी कभी कभार हमारा आंसर ठीक नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज से कैसे बचना है वो भी हम अभी बात करेंगे, और एक और मेथड मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, बैलेंस करने से पहले एक और हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th क्लास में पढ़े थे कुछ लॉज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। सभी एक तरह के ही थे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरह का, वो आप सबको पता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है ना। तो जब जब केमिकल रिएक्शन हो, तब क्या होता है कि ये जो लेफ्ट साइड है, मतलब ये वाली साइड, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? रिएक्टेंट। तो सभी रिएक्टेंट का जो टोटल मास है ना, वो इक्वल होना चाहिए किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट,
ठीक है, जितना रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट्स का मास था वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड पे जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, उनका मास के इक्वल। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। चलिए अब आते हैं कि कैसे बैलेंस करना है किसी केमिकल इक्वेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, देखिए जरा। हमारे पास दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। पहले तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4, उसके बाद हाइड्रोजन को H2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले केमिकल इक्वेशन को लिख लिया। अब क्या करना है, आपको इस तरह का एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल में सबसे पहले क्या आने चाहिए, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस केमिकल इक्वेशन में, वो सभी के सभी यहाँ लिखने हैं। जैसे यहाँ पे जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था, तो हमने यहाँ पे लिख ली। इस साइड पे भी चेक कर लो, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, वही चाह रही है, बिल्कुल हमने लिख ली। अब इस साइड पे ऊपर लिखना है रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड पे प्रोडक्ट या राइट हैंड साइड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखना है, रिएक्टेंट के नीचे नंबर ऑफ एटम्स, की पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना। और ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे लिखना है नंबर ऑफ एटम्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जिंक है, जिंक के साथ कुछ और वर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा, इसका मतलब जिंक के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के कितने एटम हैं, 1 है। राइट हैंड साइड पे देखिए, वहां पे भी जिंक के कितने एटम्स हैं, 1 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, है ना, और राइट हैंड साइड पे वहां पे भी 2 एटम्स हैं। सल्फर, सल्फर के यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है, तो ये लो लिख दिया हमने ये भी। लास्ट आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं, 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4। ठीक है, तो अब जरा देखिए, क्या हमारी जो रिएक्टेंट साइड थी वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जरा, हर एक एलिमेंट क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है, इसी तरह से चलिए अब ये वाली रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे, आयरन मतलब Fe, उसके बाद H2O गिव्स Fe3O4H2। ठीक है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या लिखने हैं हमने, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए, क्या क्या आ रहा है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख लिए हमने। ठीक है, अब देखिए जरा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड। तो Fe का यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। राइट साइड पे चलिए, आयरन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब इस टेबल को देखिए, क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जरा, हाइड्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल है, Fe एंड जो हमारा ऑक्सीजन है ये अनबैलेंस है। ठीक है, तो इनको बैलेंस करना होगा हमें। ठीक है, कैसे बैलेंस करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन सा एलिमेंट है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा अनबैलेंस है ना, तो उसी से स्टार्ट करिए हमेशा। तो ये लीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले किसको बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को।
चलिए देखिए जरा, इस साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। और यहां पे कितने हैं? 1। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? H2O को, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया था 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए? कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इस वजह से हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से हो सकता है हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन था ना वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? 2, और इस साइड पे कितने हो गए? 2 4 जा 8, 8 हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखिए जरा, यहाँ पे कितने हैं? 8 हाइड्रोजन के एटम हैं, वहां पे कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे Fe+4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हाइड्रोजन को इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेम नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन। डन, क्लियर। अच्छा, अब देखिए कौन बचा। क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है? बिल्कुल है। क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है? हाँ, वो भी हो गया। बचा कौन? Fe बचा। तो Fe के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 1। तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस Fe, तो Fe को हम इस साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बना? 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई फाइनल इक्वेशन, जो क्या है? बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। होपफुली आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, कि सिर्फ मल्टीप्लाई किया इस साइड पे उस साइड पे और बैलेंस कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इसी मेथड को, सॉरी इसी प्रॉब्लम को किसी और मेथड के साथ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं कुछ और मेथड यूज कर रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उस मेथड में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। तो देखिए जरा, जो जो भी हमारे पास एलिमेंट है या कंपाउंड है, सबसे पहले उनके आगे कोफिशिएंट अटैच करो। मैंने यहाँ पे ए कोफिशिएंट अटैच कर दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो मैंने ये कोफिशिएंट अटैच कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe के लिए कोफिशिएंट की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखिए जरा, Fe के लिए हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। Fe के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, 1A, ठीक है। या आप A भी लिख सकते हो, 1A लिख लो, चलो ऐसा लिखना है, ऐसे लिख लो 1A। अच्छा, Fe और कहाँ पे आ रहा है? इस साइड पे तो नहीं आ रहा, दूसरी साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक वेट का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे Fe आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितने एटम है? 3 एटम है ना। और कोफिशिएंट उसका क्या है? C, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3C, 3C, ठीक है। क्लियर ये बात? ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि A इज इक्वल टू 3C। कहां से बनी? Fe के एलिमेंट से बनी। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन हमें इक्वेशन बनानी होगी यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए जरा, हाइड्रोजन के साथ कोफिशिएंट कौन सा है? B, है ना। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, तो 2B, ठीक है। इस साइड पे और कहीं हाइड्रोजन है? नहीं है। दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो इक्वल टू का साइन लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पे है? बिल्कुल है। तो क्या है? 2 एटम्स हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या है? D, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2D। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो B इक्वल्स टू D,
तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई फ्रॉम दी हाइड्रोजन एलिमेंट। अब आ जाइए यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाने के लिए देखिए जरा, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक, तो 1b है ना, या सिंपली आप बी लिख सकते हो। आप दूसरी साइड पे चले जाएं, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम हैं, कोफिशिएंट क्या है, सी है, तो ये क्या बन जाएगा, 4c बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन आ गई। ठीक है, डन। ओके, हम एक स्टेप कर चुके हैं, बस एक स्टेप और करना है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगी। अब जितनी भी ये जो इक्वेशंस बनी है, ठीक है, एक ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, है ना, और ठीक है, एक ये इक्वेशन बनी है हमारे पास, और एक ये और एक ये। ठीक है, इन तीनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए आप क्या करो, इन तीनों कॉफिशिएंट, सॉरी 4 कॉफिशिएंट ए बी सी डी, इनमें क्या करो, किसी भी कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 1 पुट करी, तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3c, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आ जाइए b इक्वल्स टू डी, हमें कुछ वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। नीचे चलिए b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू 3, सॉरी b इज इक्वल टू 4c, एंड c की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल ली है, तो b इक्वल टू था हमारे पास 4c, है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 1/3, तो मतलब कि b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/3। होपफुली आपको क्लियर होगा, फोकस करिए यहाँ पे। उसके बाद एक और इक्वेशन बच गई है, b इज इक्वल टू डी, तो जितनी b की वैल्यू आई है उतनी ही वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास, d की, यानी कि 4/3। अब जरा देखिए यहाँ पे ए बी सी, सॉरी ए को छोड़ के बी सी डी, सभी के सभी किसमें है, फ्रैक्शन में आ चुके हैं। फ्रैक्शन को हटाना है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को। ठीक है, जैसे a की वैल्यू 1 थी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 3। c की वैल्यू थी 1/3। ठीक है, इसको क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये कट हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। यहाँ पे b की वैल्यू है 4/3, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ, कट करिए, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। इसी तरह से d की वैल्यू, उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो d की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब हमारे पास a b c d इन सभी की वैल्यू आ चुकी है। कुछ नहीं करना, जहां पे कॉफिशिएंट हमने कंसिडर करे थे वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, a कितना था हमारे पास 3, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 3। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4, तो यहाँ पे मैं b की जगह 4 लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू आई है 1। ठीक है, और d की वैल्यू क्या है, 4, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को चेक करके देख लीजिए, क्या पहली इक्वेशन जैसे है, तो देखिए जरा, सेम टू सेम वही रिजल्ट आया हमारा, चेक कर लीजिए दोबारा एक बार, सेम टू सेम वही रिजल्ट आया हमारा। ठीक है, तो इस मेथड को कहते हैं हम कोफिशिएंट मेथड टू सॉल्व केमिकल, सॉरी कोफिशिएंट मेथड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी तरह की, उसको सॉल्व करते हैं इसी मेथड के साथ। अब देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पे एक ये इक्वेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आप तो देख के छोड़ दोगे शायद डिफिकल्ट है। हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ भी हो सकता है, गलती होने का चांस है। ठीक है,
अगर आप करोगे ये जो कोफिशिएंट मेथड, तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, इतना भी नहीं, जर्नल सा, छोटी क्लासेस वाला, वो ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोफिशिएंट लगा रहे थे, कौन सा, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे हमारा b हो जाएगा, यहाँ पे c और यहाँ पे d। ठीक है, हमने कोफिशिएंट लगा दिए। अब यहां से शुरू हो जाइए। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनानी है। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1a या a लिख देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। कितने हैं, 2 एटम हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे b किया था ना, तो 2b, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, क्या आएगा, 2b। क्लियर, इक्वल टू का साइन कब आएगा, ये एरो के बाद, मतलब एरो की जगह पे। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी साइड पे, वहां पे हाइड्रोजन है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल है। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2d के इक्वल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हमने इक्वेशन बना लिया यहाँ। क्लियर, ओके। चलिए अब उसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक, तो क्या लिखेंगे हम, a लिख देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नहीं है, आगे चल दिए, इक्वल टू का साइन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, NO3, तो n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एटम्स हैं हमारे पास, किसके, नाइट्रोजन के, है ना। तो मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2C। ठीक है, आगे नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 3a। यहाँ पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, कितने एटम्स हैं, 2, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 2b। ठीक है, प्लस 2b। अब दूसरी साइड पे आ जाइए, इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, कितने हैं, 3 2 6, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6c। आगे चल जाइए, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, एक है, तो क्या लिखेंगे, प्लस d। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब और कौन बचा, कैल्शियम बचा यहाँ पे ना। कैल्शियम के लिए भी लिखते हैं। हाइड्रोजन हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम ही बचा है। चलिए, तो कैल्शियम के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल, सॉरी कितने एटम है, 1 एटम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे B, या 1b लिखना था। दूसरी साइड पे देखिए, कैल्शियम के कितने एटम है, एक ही है। ठीक है, तो B इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जितनी भी कॉफिशिएंट की हमने वैल्यू निकाली, उनमें से किसी भी कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं a की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 + 2b इक्वल्स टू 2d। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे a की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2c। तो मतलब कि यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 1/2। तो c की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1 लिखी थी, तो वो भी आ चुकी है। ठीक है, अब c की वैल्यू है, a की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पे देखिए जरा, b किसके इक्वल है, c के। अगर c की वैल्यू 1/2 है, तो b की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2, बिकॉज b एंड c दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब बचा कौन, d बचा, है ना। तो d की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, इस b को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा,
1 प्लस 2, बी की वैल्यू है 1/2, कट करिए, और इस तरफ है हमारे पास 2d, तो ये आ गया सॉल्व करके 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस 1 हो गया 2 इक्वल्स टू 2d। तो इसको कट करो, d की वैल्यू क्या आ गई 1, तो d की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1। तो सारे के सारे कॉफिशिएंट हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से जो हमारे पास कॉफिशिएंट आए वो किस फॉर्म में आए, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो टर्म नीचे आ रही है उसी के साथ सारे कॉफिशिएंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यूज लिख रहा हूं। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कैसे लिखेंगे देखिए जरा, a की वैल्यू है हमारे पास 1, है ना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बाकियों को भी करना पड़ेगा ना। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी 1/2 इंटू 2, कट किया 1 आ गया। d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करना है, जहां जहां कॉफिशिएंट थे वहां वहां बस वैल्यूज रखनी है। यहाँ पे हम रखेंगे 2, ठीक है, एक ही जगह, b की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, लिखिए या ना लिखिए 1 की। c की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 1 आ जाएगी, एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन टेक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जहां पे भी आपको बड़ी टर्म लगे, यहाँ पे मतलब जैसे कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था ना, सिस्टम मिक्स सा लग रहा था, तो ए वाले मेथड को आप अप्लाई करिए, आपका होपफुली आंसर ठीक आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप जरूर सॉल्व करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कोई भी केमिकल चेंज हो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं। अब आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसकी कितनी टाइप्स होती है, किन किन टाइप्स होती हैं। तो देखिए, वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट। ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहे दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, कोई भी एटम या कोई एलिमेंट है वो डिसअपियर नहीं हो रहा कि मतलब इस साइड पे कैल्शियम था उस साइड पे गायब ही हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए जरा, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो जब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तब या तो बॉन्ड बनते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में या बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास सबसे जो पहली टाइप है केमिकल रिएक्शन की वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि दैट समथिंग इज गोइंग टू कंबाइन, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहे हैं कि कुछ रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं
कंबाइन होके कुछ इस तरह का कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जरा पे लिखा है हमने क्या, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो या यहाँ दो लिखे हैं, दो से ज्यादा भी हो तब भी एप्लीकेबल है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसकी रिएक्शन देखिए जरा, आपकी बुक पे भी ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, CaO। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे H2 के साथ, सॉरी H2O मतलब वाटर के साथ रिएक्ट किया। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में था, मिलके हमारे पास क्या बन गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, अच्छा, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पेपर में पूछी जाती है, हर बार घुमा फिरा के पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए जरा आपकी बुक पे ये एक्टिविटी भी है कि यहाँ पे वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं क्विकलाइम बोल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर इसको टच करके देखें, है ना, तो ये पानी थोड़ा सा जैसे उबल रहा होता है ना, जैसे हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, ये वाला मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए जरा, क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है ना, और हीट प्रोड्यूस करता है। हीट इस जो हमारे पास सोल्यूशन या कुछ भी बना, मिक्सचर बना, इसमें से बाहर निकल रही है हीट, है ना। तो इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकले, एग्जिट करे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा है कि इस तरह की जो रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए, दो कंपाउंड कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद ये बन गया, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बन रही है और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बन रही है। ठीक है, इस रिएक्शन की एक खास बात भी है। ठीक है, आजकल तो चलो पेंट चलते हैं ना, आज से 10-20 साल पहले वाइट वॉश चलता था, है ना, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको पानी में भिगो के रख देते थे पहले, फिर पानी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी, पानी और जो क्विकलाइम है ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब ठंडा होता है, ठीक है, इसको फिर दीवार सॉरी वॉल के ऊपर ऐसे पेंट की फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वहां पे भी एक छोटा सा ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पे क्या बना, जब पानी में डाल के रख दिए क्या बना, हमारे पास स्लेक्ड लाइम बन गया। ठीक है, स्लेक्ड लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, दीवार पे हमने व्हाइट वॉश कर दिया, ब्रश लिया, इसको मिक्स करके दीवार पे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1-2 दिन रिएक्ट होएगा, फिर से रिएक्ट अब किसके साथ होएगा, सराउंडिंग में जो CO2 है, तो CO2 के साथ सराउंडिंग की जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद अब ये फिर से नया एक प्रोडक्ट बना देगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। अब जो व्हाइट वॉश हमने करा था उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, वो लेयर किस चीज की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप पुरानी दीवारों को देखो, वहां पे जिसको चूना बोलते थे ना, उसकी पपड़ी सी बनी होती है ना, वो जो लेयर फॉर्म होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, कि डू यू नो में क्या लिखा है, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। आजकल कम यूज हो रहे हैं, पहले थोड़ा सा ज्यादा यूज होता था, आजकल तो बहुत तरह के पेंट आ गए, प्लास्टिक पेंट ये वो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, स्लोली स्लोली, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, उसके बाद एक थिन लेयर किसकी बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर। मतलब हमने व्हाइट वॉश कर दिया, वो प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, वो 2-3 दिन के बाद प्रोसेस खत्म होगा, जब वो लेयर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स शाइनी फिनिश टू दी वॉल। आजकल क्या हो रहा है, पेंट किया, फिनिशिंग आ भी गई, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज CaCO3, है ना, CaCO3। अब देखिए जरा, अभी हमने लिखा था यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब जो व्हाइट वॉश किया है उसके साथ एक लेयर फॉर्म हुई है दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट की, वही लेयर क्या होती है, मार्बल के लिए भी यूज होती है। मार्बल भी इसी कंपाउंड से मिलके बना होता है और उस कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और एग्जांपल यहाँ पे है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैंने एक्टिविटी इसलिए नहीं डाली थी कि यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, टोंग के साथ एक मैग्नीशियम रिबन को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से बर्नर की हेल्प से उसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बर्न कर रहा है ना, वैसे वैसे पाउडर नीचे यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे कलेक्ट होता जा रहा है चाइना डिश में या वॉच ग्लास में, है ना। तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या है नीचे जो बना इकट्ठा हुआ, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम था हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन कहाँ से आया, एयर से आया, मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकली, हीट। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। तो यहाँ पे भी हीट बाहर निकल रही है ना। तो ये भी एक तरह की क्या है, एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रही है हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो देखिए जरा, मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आइज के लिए, अगर आइज से हम देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, हमारी आइज के लिए पेनफुल हो सकता है। ए वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इज इन वॉच ग्लास। अब ये जो वॉच ग्लास है उसमें कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट कलर का पाउडर है। हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर भी बढ़ेगा जैसे हीट बाहर निकलेगी। ये भी हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ये हमें कैसा पता चले कि रिएक्शन हो रही है, हमने बोला था कि टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल हैं, ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल आपने कर ली उसको बंद कर दो, खत्म कर दो, जी नहीं। पेपर का क्या पता कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सभी जो इसकी इक्वेशन है उसको एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जरा, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिली, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से मिली, बर्न होके क्या बना ये, CO2, CO2 गैस, है ना। कार्बन जैसे आप कोयला चलाते हो, है ना, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से लेता है, और फिर क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन हुई, कंबाइन होने के बाद क्या बन गया हमारे पास, H2O,
ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, हमारे पास आयरन है, सल्फर है, दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद क्या बना, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है H2, साथ में क्या है, क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है। ये जब आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या बना देंगे, HCl गैस। ठीक है, HCl गैस बना देंगे। चलिए, उसके बाद दूसरी जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो आती है डीकम्पोजिशन। ये एग्जैक्टली उल्टा है कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, डीकॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई कंपाउंड है AB, है ना, वो ब्रेक डाउन होके किस में हो रहा है, A में कन्वर्ट हो रहा है, B में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे, ए केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं, जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर पार्ट्स में, उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये तीन तरह से हो सकती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, हीट की हेल्प से हो सकती है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की हेल्प से हो सकती है, और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब कि हीट की वजह से, है ना, कि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट की वजह से डीकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी को कंबाइन किया है। ठीक है, समझाता हूँ अभी आपको, देखिए जरा। यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने बात करी थी कैल्शियम कार्बोनेट की, कहाँ यूज हो रहा है, मार्बल में होता है यही फॉर्मूला। जो व्हाइट वॉश में फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, आफ्टर 2-3 डेज, वो भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, मतलब गर्म करें, है ना, तो गर्म करने से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन, और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट हो गया किसमें, क्विकलाइन में, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो दो एलिमेंट सॉरी दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया, है ना। तो ये क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, ये दो एक्टिविटी दे रखी हैं, मैंने उनको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ तक एक एक्टिविटी है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बर्नर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या होएगा, एक तो बनेगा क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, वो तो यहीं रहेगा, साथ में एक और चीज बननी थी, CO2। अब ये जो CO2 है यहां से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, यहां तक ये खत्म होगी। ठीक है, अब ये जो CO2 निकली है ना, हमें कैसे पता चले कि ये CO2 ही है। तो CO2 गैस को, जैसे हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानते हैं, वो पॉप साउंड के साथ, है ना, कि वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है ना। अब ये जो CO2 गैस यहां से जा रही है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रिज है हमारे पास। ठीक है, तो ब्रिज की फॉर्म में दूसरी टेस्ट ट्यूब में एंटर कर रही है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो ट्रांसपेरेंट था, पानी की तरह। जैसे ही CO2 इसके अंदर आई, उसका कलर क्या हो गया, मिल्की कलर हो गया।
ठीक है, उसका कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो यहां से हमने दो चीजें सीख ली कि पहले तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पे हमने रखा कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद वो टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और दूसरा CO2 गैस में। CO2 गैस हमने यहां से कलेक्ट करी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में भेज दी, वहां पे हमने क्या रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, उसका कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ, सॉरी ऑक्सीजन बोल दिया, CO2, जैसे ही CO2 यहाँ पे एंटर करेगी ना ट्यूब में, तो जो ट्रांसपेरेंट कलर था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिल्की फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका भी। अब थर्मल डीकम्पोजिशन की एक और रिएक्शन है, देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है, आपकी बुक पे एक्टिविटी दे रखी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के ऐसे हीट कर रहे हैं फेरस सल्फेट को। ठीक है, उससे क्या क्या बन रहा है, तो जैसे ही हीट सप्लाई करी, एक तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना, और दूसरा क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो चीजें बनी ना। तीसरी चीज भी एक बनी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में हीट भी निकलनी है यहाँ पे। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ में हीट। क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज हमने हीट यहाँ पे खुद से सप्लाई करी है, हमने हीट प्रोवाइड करी है, एग्जिट नहीं करी। ठीक है, हमने सप्लाई करी है, तो ये क्या होगी हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ये जो सल्फर की यहां से स्मेल आएगी, ठीक है, वो कैसी होगी, जैसी मैस्टिक की होती है, स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, मैस्टिक की तरह, और ये जो स्मेल है ये सफोकेटिंग स्मेल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए जरा, यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये दोनों क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, एयर को पोल्यूट करते हैं ये, समझ आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं डीकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट। हमें पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन तीन तरह से हो सकती है, थर्मल मतलब हीट की वजह से, दूसरा हम बात करने जा रहे हैं लाइट की वजह से। ठीक है, अब ये लाइट की वजह से हो रही है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, हमने क्या किया, उसको धूप में रख दिया। यहाँ पे ये देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो ये टूट गया किसमें, डीकम्पोज हो गया किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर एंड साथ में 2 ब्रोमाइन में। ठीक है, 2 एटम्स ऑफ सिल्वर एंड 2 ब्रोमाइन के कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर सिल्वर क्लोराइड हो, ठीक है, इसको भी सनलाइट में रखें, तो ये भी सेम फिनोमिना से कि 2 सिल्वर में और 2 क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो डीकम्पोजिशन है, ठीक है, डीकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, है ना, तो लाइट की वजह से ये हो रहा है, तो फोटोलाइसिस इसको बोलते हैं। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड भी रखा, सिल्वर क्लोराइड भी रखा, दोनों सनलाइट में रखने से ऐसे ही क्या हो जाएगा, उनका जो डीकम्पोजिशन है वो हो जाएगी। ठीक है, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, देखिए जरा, आपने इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स देखी होगी, है ना, आजकल तो नहीं चलती, पहले हुआ करते थे कि कैमरा से हम फोटो क्लिक करते हैं, उसके नेगेटिव होते थे, है ना, तो नेगेटिव को धोने के लिए या डेवलप करवाने के लिए बोलते थे, है ना, तो डेवलप होने से इस तरह की कुछ फोटोज बन के आती थी। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या करते थे, यही वाली जो फोटोग्राफी में ये जो हमने रिएक्शन करी ना अभी, सिल्वर ब्रोमाइड वाली और सिल्वर क्लोराइड वाली, है ना, इसी तरह की रिएक्शन, है ना, वहां पे यूज होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में।
ठीक है, नेगेटिव्स को डेवलप करने के लिए, फोटो में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है और सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इनकी जो बॉटल्स होती हैं वो ब्लैक कलर की बॉटल्स होती हैं। क्यों? ताकि इनको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम दी सनलाइट, बिकॉज सनलाइट इन पे गिरेगी, ये तो पहले ही सिल्वर और क्लोराइड या सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड तो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, इस वजह से इनको ब्लैक बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। चलिए, तीसरी टाइप की जो डीकम्पोजिशन है उस पे आते हैं हम। ठीक है, तीसरी टाइप की जो डीकम्पोजिशन है वो हमने क्या बोला, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। देखिए जरा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे साइड पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है। ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये ग्रेफाइट की रॉड है, यहाँ पे भी ग्रेफाइट की रॉड है। ठीक है, तो दोनों को हमने, दोनों एंड्स को क्या कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बीच में यहाँ पे रबर का स्टॉपर बोल सकते हैं। ठीक है, वो अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, यहाँ से एक साइड से ऐसे ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, बबल्स बनेंगे, यहाँ दूसरी साइड भी बबल बनेंगे। तो एक साइड पे जो बबल बनेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को, और दूसरी साइड जो बनेंगे बबल्स वो क्या होंगे, हाइड्रोजन के बबल्स होंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था। दोबारा से सुनिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया था। ठीक है, वाटर के अंदर दो प्लास्टिक या कह सकते हैं कि बीकर को इन्वर्ट किया, टेस्ट ट्यूब्स है ना, इस तरह से इन्वर्ट किया। उनके अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड दोनों में अटैच करी, दोनों को बैटरी के दोनों टर्मिनल से अटैच कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमें बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो बबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइड पे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे वाटर को डीकम्पोज कर रहे हैं, मतलब वाटर को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन गया हमारे पास, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए जरा, अगर हम क्या करें, ये जो हाइड्रोजन वाले बबल्स हैं इनके पास कैंडल लेकर आए, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है ना, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। ठीक है, पॉप साउंड के साथ कैंडल, जैसे ही गैस बाहर निकल रही है हम कैंडल पास में लेके आए, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना, और पॉप साउंड के साथ ही कैंडल बुझ जाएगी। इसका रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबशेबल है, लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैंडल को लेकर आए ऑक्सीजन वाले बबल्स के पास, तो जो कैंडल है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, मतलब और ज्यादा ग्लो करेगी, और ज्यादा लाइट, ब्राइट लाइट फॉर्म करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भी यही हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जलने के लिए या बर्न होने के लिए जरूरी चाहिए हमें ना, किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पे भी कंबशनेबल तो नहीं है, लेकिन कंबशन को सपोर्ट करती है। जैसे मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, है ना, एक कैंडल वाली एक्टिविटी भी होती थी कि कैंडल को हमने जला दिया, जलाने के बाद ऊपर से बंद कर दिया, है ना, किसी ग्लास के बीकर के साथ, तब क्या होता था, धीरे धीरे जो कैंडल है वो बुझ जाती थी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे एक खास बात, ठीक है, अगर वाटर की बात करें ना तो वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो प्योर वाटर होता है ना वो कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, किसकी, एसिड की, है ना। ये जो वाटर हमने लिया था इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ एसिड्स की ड्रॉप डाल देंगे।
ठीक है। ड्रॉप्स डालने से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा सारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब एक हायर रिएक्टिव सब्सटेंस किसी लो रिएक्टिव सब्सटेंस को उसकी जगह से रिमूव करके खुद उसकी जगह पे लग जाता है, तब उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी कोई कंपाउंड था और यहाँ पे दूसरा कोई सी रिएक्टेंट था। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां से बी वो कहाँ चला गया, वो चला गया सी के पास। ठीक है, और ए जो है वो अकेला रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर सिमिलर एलिमेंट having less reactivity from its compound, these reactions are termed as displacement reaction। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं कोई। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपकी बुक पे, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, एक्टिविटी समझने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाले बीच वाले थोड़े से कम रिएक्टिव हैं, और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जा रही है। मतलब जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है और जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा, तो रिएक्टिविटी को अपने दिमाग में रखना है जब भी ये वाली एक्टिविटी हमें समझनी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या है, देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास था एक टेस्ट ट्यूब, उसमें है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें, है ना। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने आयरन नील्स ली। ठीक है, उनको थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे ऐसे सस्पेंड कर दिया, तो ये आयरन नील्स हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब क्या आउटकम्स आए हमारे पास, देखिए, जो ये टेस्ट ट्यूब थी, है ना, यही वाली टेस्ट ट्यूब, उसका कलर पहले कौन सा था, ब्लू कलर का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट था। ठीक है, अच्छा, अब कुछ टाइम बाद जब हमने इसमें आयरन नेल डाल दी थी, उसके बाद इसका जो कलर है वो कलर कुछ इस तरह का हो गया, है ना। अब ये कलर चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास था कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, और यहाँ पे हमारे पास था आयरन, जो हमने आयरन नेल्स ऐड करी थी इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब देखिए जरा, कॉपर एंड आयरन, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, देखिए जरा सीरीज में, आयरन एंड कॉपर, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब Fe यहाँ पे आ जाएगा और Cu हमारा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी यही बन गया, FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। इस रिएक्शन में भी यही हुआ, यहाँ पहले पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, हमने आयरन नील को डिप किया, आयरन नील ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को उसकी जगह से हटा दिया और कॉपर की जगह पे कौन आ गया, खुद आ गया। तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया आयरन सल्फेट। ठीक है, ये जो कलर हुआ है ना, ये क्यों हुआ, ये आयरन सल्फेट की वजह से। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है वो कौन सा बन गया, आयरन सल्फेट। अच्छा, अब आयरन नील पहले ऐसी थी, ठीक है, जब उसको बाहर निकाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से तो कुछ इस तरह से हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि यहां से क्या हुआ था, आयरन कहाँ चल गया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था उसने। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए जरा,
अगर हम आयरन नेल की जगह जिंक यूज करते, ठीक है, तो क्या होता? तो देखिए जरा, अगर जिंक ऐड करते कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो अब देखिए जरा, जिंक एंड कॉपर, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा के खुद आ जाएगा। तो देखिए जरा, जिंक ने क्या किया? कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, और साथ में क्या आ गया? कॉपर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास लेड है ना, लेड एंड कॉपर क्लोराइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए जरा, लेड कहाँ पे है? ये रहा। कॉपर ये रहा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? लेड। तो लेड क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? लेड क्लोराइड, और कॉपर जो है वो अलग हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो रिएक्शन है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम प्रेसिपिटेट्स वाली रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, और इस फॉर्म में भी कंपाउंड है। अब ये क्या करेंगे? कंपाउंड आपस में अपनी जगह इंटरचेंज करेंगे, है ना। क्यों करेंगे? देखते हैं, आइए जरा। The reaction where a precipitate is formed by exchange of ions. ये जो ions हैं वो अपनी जगह को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, between the reactant and एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही हमने जो बात अभी बोली कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आयंस अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिख रहा होगा, है ना, जो सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो रहा, नॉन सॉल्युबल है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल कोई, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट, है ना। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जरा, Na2SO4, यही होता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसके ऊपर जो आयंस की रिप्रेजेंटेशन हमने की है वो कैसे करते थे। देखिए, SO4 के नीचे आयन क्या है? मतलब क्या आ सकता है? यहाँ पे 1 आ सकता है। यही 1 ऊपर की साइड पे आता था, मतलब यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से हम 9th क्लास में ये करते थे, ओके। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, उसको भी हमने लिख लिया BaCl2। अब देखिए जरा, यहाँ पे Na2 पॉजिटिव है, Na2 पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl2 नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे? Na2 Cl2 के साथ कंबाइन करेगा, एंड जो Ba है वो SO4 के साथ कंबाइन करेगा। तो एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज करने के बाद क्या हुआ? क्या बन गया हमारे पास? पहले क्या था? सोडियम सल्फेट। अब क्या बन गया? बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया, ये बन गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। और साथ में क्या बना? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या बना हमारे पास? ये जो बेरियम सल्फेट बना, ये क्या थे? वाइट प्रेसिपिटेट्स बने थे यहाँ पे, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए ऐसे डाउन एरो के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन साइड एरो, ठीक है, कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। इसकी भी एक एक्टिविटी है, देख लीजिए छोटी सी। यहाँ पे पूरी एक्टिविटी नहीं आई, चलिए फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट था पहले, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या था? सोडियम सल्फेट। चलिए इसमें मान लीजिए ये है हमारे पास सोडियम सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में है हमारे पास क्या? बेरियम क्लोराइड इसमें, ठीक है। जैसे ही हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होना चाहिए? सोडियम क्लोराइड बनना चाहिए, और दूसरा क्या बनना चाहिए? बेरियम सल्फेट बनना चाहिए। ये जो बेरियम सल्फेट बना, ये किस फॉर्म में बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। ये देखिए नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ऊपर ट्रांसपेरेंट है ना। तो ऊपर वाला कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड होगा, नीचे बन गए हमारे पास प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। अच्छा,
अब वही क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, कि जो वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स कह रहे हैं। किससे बने हुए हैं, बेरियम सल्फेट से, BaSO4। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे देखिए जरा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन react to form, precipitate reaction क्या होती है, when two aqueous solution react to form semi soluble या insoluble salt, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, precipitates बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो होगा क्या, लेड जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कहाँ पे, आयोडीन के साथ, है ना, और वो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा। किस फॉर्म में, कलरलेस येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेसिपिटेट्स को कर रहा है। और यहां से जो NO3 था वो किसके साथ कंबाइन करेगा, के के साथ आयन एक्सचेंज करेगा, है ना। तो ये बन जाएगा KNO3, ठीक है, KNO3। अब यहाँ पे देखिए जरा क्या क्या हुआ, यहाँ पे येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो किसके बने हैं, लेड आयोडाइड के, ठीक है। उसके बाद ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हमने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। तो अगर सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, देखिए जरा, इस रिएक्शन की तरफ देखिए जरा, कोई एक्टिविटी है हमारी बुक में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉपर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चाइना डिश में कॉपर लिया, ठीक है। हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब कॉपर क्या करेगा, सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेके खुद ऑक्सीजन गेन करेगा। तो मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, 2CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया, ठीक है, ऑक्सीजन को गेन किया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जहां पे हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं एंड हाइड्रोजन को लूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखिए जरा, क्या क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं हम। जो कॉपर का कलर था पहले, ठीक है, कॉपर मेटल का, वो कैसा था, रेडिश या ब्राउनिश, ठीक है, इस कलर का था। जैसे ही हमने उसको गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और इसका कलर कौन सा होता है कॉपर ऑक्साइड का, ब्लैक कलर, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बना जिसका कलर क्या है, ब्लैक। अच्छा, अब ये जो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास बना है ना, इसको दोबारा से अगर हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करें ना, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एरो आएगा एक, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कॉपर एंड H2O वाटर, यानी कि अलग हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, कॉपर को गर्म किया, ठीक है, हीट प्रोवाइड करी, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का। अब उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो दोबारा से कॉपर बन जाएगा, ठीक है, और उसका कलर कौन सा हो जाएगा, दोबारा से ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, उससे उल्टा। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को गेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम,
रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कौन है, दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास हाइड्रोजन के, ठीक है, दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होके क्या बन गया हमारे पास CH4, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया CH4। अच्छा अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गेन किया हमने फाइनल रिएक्शन में, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गेन हुआ है ना, हाइड्रोजन गेन हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और रिएक्शन है हमारे पास, ओजोन है ना, O3, इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, मतलब डीकम्पोज किया दो पार्ट्स में, ठीक है, तो क्या बन गया, एक तो ऑक्सीजन बन गया, दूसरा O बन गया, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बन गया। इसका मतलब, नेसेंट का मतलब क्या होता है, जो अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, मतलब अकेला ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई है, लॉस्ट हुई है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक और चीज होती है रेडॉक्स रिएक्शन, चलिए उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। अगर हमारे पास कोई केमिकल ए है और वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो जो ए सब्सटेंस होगा या ए कंपाउंड होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए, एंड ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बी कोई एलिमेंट है, उसने हाइड्रोजन को गेन किया, ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया, है ना, तो हम बी को फिर क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ बी, बी की रिडक्शन बोलेंगे, एंड बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए जरा, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं ये वाली की, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या हुआ, कॉपर, सॉरी कार्बन, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन मिला, क्या बन गया हमारे पास, ZnO से बन गया जिंक, तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया, है ना, अगर ऑक्सीजन को लूज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा रिडक्शन, और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसने ऑक्सीजन को गेन किया, और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन। इसी तरह से नीचे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये बन गया किसमें, कॉपर बन गया ये, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे H2 था, इसने क्या गेन किया, O गेन किया, और ये क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अच्छा एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा अब ये क्या होते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे है ZnO, ठीक है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस C, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए जरा, ये जो ZnO है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है ना, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और यहाँ पे जो C है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो ZnO है ना, ये खुद तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो ZnO है वो खुद तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है लेकिन दूसरे को गेन करवा रहा है ना, तो यहाँ पे जो ZnO होगा वो एक्ट करेगा एज ए
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो खुद लूज करते हैं लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, मतलब अपना भला नहीं करते, दूसरों का करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें हम ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा देखिए जरा, सी से बना क्या, CO बना, है ना। अच्छा इसने क्या किया, खुद गेन किया ऑक्सीजन को, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से नीचे आ जाओ, यहाँ पे MnO2 है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है और दूसरे को ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो ये जो MnO2 होगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए चलिए उसके बाद है हमारे पास एक और टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है करोजन, ठीक है। करोजन क्या होता है कि एलिमेंट धीरे धीरे करोड होना शुरू हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एटमॉस्फेयर, है ना, उसको हम बोलते हैं करोजन, ठीक है। देखिए द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ मेटल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड ऑन इट इज नोन एज करोजन। तो करोजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एयर के इफेक्ट के कारण, मॉइस्चर के इफेक्ट के कारण, एसिड के इफेक्ट के कारण जो मेटल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, करोड मतलब गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए आयरन नेल्स हैं, ठीक है, ये करोजन की वजह से कुछ इस तरह से हो चुकी हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। Due to the effect of moisture, a layer of reddish brown color is deposit over a surface of iron, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है आयरन नेल के ऊपर या आयरन के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3H2O, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा क्या हमेशा आयरन के केस में ही ऐसा होता है करोजन? जी नहीं, ठीक है, कॉपर के केस में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विद ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉपर का कुछ इस तरह का कलर होता है, शाइनी होता है ना, ठीक है, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है कार्बोनेट की, जिससे वो क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट। लेकिन ये बनता क्यों है, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्शन के साथ कॉपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर कार्बोनेट में, ठीक है। The green substance formed due to the reaction of copper with carbon dioxide, ये ग्रीन कलर का जो बना था, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट बनेंगे। यहाँ पे जो मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सिल्वर आपने देखा है सभी ने, है ना, सिल्वर कुछ इस तरह का होता है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम ब्लैकेंड एंड लूज देयर शाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि जैसे ये सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो अपनी शाइन टाइम के साथ लूज करते जाते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखो इस तरह से शाइनी था तो बन गया ऐसा, ठीक है, तो दिस इज हैपन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर के कांटेक्ट में या उससे रिएक्ट करती है तो जो हमारा आयरन सॉरी सिल्वर है उसका कलर कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो फूड होते हैं, है ना, जिसमें ऑयल है, फैट है, वो स्मेल छोड़ने लगते हैं, है ना, और उसका उनका जो टेस्ट है वो भी बैड हो जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। व्हेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज, कोई फूड है ना, जिसके अंदर ऑयल भी है, फैट भी है, ठीक है, वो सराउंडिंग से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। रेंसिड में क्या होता है, फूड की जो स्मेल है, ठीक है, वो फाउल स्मेल देने लगता है, मतलब आ, अच्छी वाली ना होना, है ना, बैड स्मेल देने लगता है, और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसकी जो स्मेल है वो भी बैड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम घर में कोई भी फूड बनाते हैं हमेशा उसको कवर करके रखते हैं, है ना, क्यों कवर करते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब रेंसिड हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और उसकी स्मेल जो है फाउल स्मेल हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फूड है उसको टाइट कंटेनर्स में बंद करके रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, उसमें जो हमारा फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। अच्छा, आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, है ना, तो चिप्स के जो पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन को भरा जाता है, ठीक है, सो दैट कि जो वो रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना कर पाए। वहां पे जो नाइट्रोजन है वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है चिप्स एंड बाहर वाली ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, कि किसी तरीके से ये एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज ना हो पाए, इस वजह से नाइट्रोजन को वहां पे फ्लश किया जाता है पैकेट्स के अंदर। अच्छा, और कैसे रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। दूसरा, फूड्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हम फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फूड को, क्यों, ताकि रेंसिडिटी का खतरा थोड़ा सा कम हो जाए। बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे जब लो टेम्परेचर होता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, फूड को हमेशा सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, जो हम स्टोर कर रहे हैं फूड को, है ना, क्यों, अच्छा, बिकॉज विद द एक्शन ऑफ सनलाइट, है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो हमारा रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इंक्रीज। हमारा जो फूड है वो जल्दी खराब हो सकता है। ठीक है, लेट खराब होने की बजाय जल्दी खराब हो सकता है। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है ना, कि अगर फूड को बचाना है तो पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना होगा, दूसरा उसको फ्रिज में रखना होगा, क्यों, ताकि लोअर टेम्परेचर पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी रिड्यूस्ड। एंड लास्ट हमने क्या बोला, कि फूड को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का खतरा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के मैं PYQs लेके आऊँगा और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तब तक के लिए जो भी आपका डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, थैंक यू।